हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी एग्जाम्स के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आता हूं। और अभी हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं एलडीसी के लिए सामान्य विज्ञान और गणित विषय को। और आज का जो ये सेशन है, ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो भी विद्यार्थी पशु परिचर, एलडीसी, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, महिला पर्यवेक्षक, आपके हॉस्टल वार्डन, सभी की जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के सामान्य विज्ञान अगर सिलेबस में है तो ये क्लास काम की है। चाहे वो फिर फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर ही क्यों ना हो, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। और आज का हमारा सेशन रहने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम आज एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को जो है एक पढ़ने में मजा आएगा और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है या नहीं। आज के सभी क्वेश्चन के साथ में मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आज की दो लाइनें हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। और चलिए फिर चलना सीख लिया है तो अब आज का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने कि पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण, संघनन, क्रिस्टलीकरण या ऊर्ध्वपातन, ये बताइए। आप सभी लोगों को मेरे साथ के साथ इन क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। तो पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में सीधा आना, द्रव अवस्था जब नहीं आती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बच्चों प्यारे प्यारे? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना और इसमें जो है द्रव अवस्था नहीं आती है, इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऊर्ध्वपातन के जो उदाहरण हैं वो हमें याद रखने हैं। साथ ही साथ जो ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है, ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में अब इस क्वेश्चन को तो नोट करना ही है, साथ ही साथ ऊर्ध्वपातन क्या होता है ये भी बता दिया, वो तो हालांकि डेफिनेशन यही थी। अब ये है क्या? तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। एक तो ये याद रखना, क्योंकि ये आगे अभी बताऊंगा मैं क्या आया ये क्वेश्चन। तो ऊर्ध्वपातन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन होता है। और इसके साथ में इसके उदाहरण याद रखेंगे कि जो ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करने वाले पदार्थ होते हैं, ऊर्ध्वपातज कहा जाता है, जिनको हम क्या कहेंगे? जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को दर्शाते हो उन्हें ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। और ऊर्ध्वपातज के कुछ उदाहरण मैं यहां पर लिखवा रहा हूं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। जैसे कि एक तो आपका कपूर, ठीक है, एक आपका आयोडीन। अब ये क्यों याद रखना है ये भी बताऊंगा अभी। कपूर, आयोडीन, नौसाधर। अब नौसाधर का जो रासायनिक सूत्र है वो भी साथ के साथ याद करते चलना, वो होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl होता है। इसके साथ साथ आपका शुष्क बर्फ जो होता है, शुष्क बर्फ यानी कि आपके क्या, शुष्क बर्फ का मतलब आप समझते हैं ना, क्या होता है? ड्राई CO2। ठीक है, ड्राई CO2, क्लियर। इसके अलावा नेफ्थेलिन, नेफ्थेलिन। अब नेफ्थेलिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो वो जानने के लिए आपको हमारे द्वारा जो एलडीसी के लिए साइंस की क्लासेस चलाई जा रही है उसमें केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर ये नेफ्थेलिन भी कवर किया गया है। वहां पर आप जाकर हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर को देखिएगा।
तो अब याद क्या रखना है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलना एक ऊर्ध्वपातन है। ठीक है, इसके बाद में ये ऊर्ध्वपातन कैसा है, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातज पदार्थों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो कपूर, आयोडीन, नौसादर, NH4Cl, शुष्क बर्फ, ड्राई CO2 और आपका नेपथिलीन। क्लियर। चलिए, ये था पहला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब ये चार ऑप्शन है अपने पास। भोजन का पाचन होना, भोजन का कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना और प्रकाश संश्लेषण, इन चारों में से भौतिक परिवर्तन को कौन प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन के अंदर बेसिकली जो पदार्थ होता है उसके आकार में, आमाप में, रंग में, अवस्था में, घनत्व में, द्रव्यमान में, इस प्रकार का क्वथनांक में, इन चीजों के अंदर परिवर्तन आता है तो हम उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जो है वो सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। इसके उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो सोने का पिघलना या कोई भी वस्तु हो जो पिघल रही है, तो ठोस अवस्था से अगर द्रव अवस्था में आ रही है या द्रव अवस्था से पिघल करके वाष्प में जा रही है, वो सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। इसी के साथ साथ किसी भी चीज का कटना या किसी चीज का टूटना, ये सब भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। या किसी चीज का घुल जाना, जैसे पानी और नमक का एक घोल बनता है, पानी और शक्कर का एक घोल बनता है। इसके अलावा रबड़ को खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बर्फ का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है आपके। अब हमसे पूछा क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बता दो। तो मैंने बोल दिया किसी भी चीज का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। और सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन मिल गया, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि जो मैंने आपको क्लासेस लेकर के बताया है, मैंने क्लासेस के अंदर ये सब चीजें समझा रखी है। ठीक है, तो क्लासेस जरूर देखें, थ्योरी वाली क्लास देख करके फिर इन क्लास को अटेंड करिए, बहुत मजा आएगा समझने में। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन होना। जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो बर्फ बताइए किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। अब वो पिघल करके कहां जा रहा है, द्रव अवस्था में। तो ठोस से द्रव अवस्था में क्या होता है, ये अवस्था परिवर्तन होती है। क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होती है। क्योंकि ये छोटी सी चीज तो आपको पता ही होगी कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी अभी जो है मिल चुकी है, प्लाज्मिड है, इसके अलावा प्लाज्मा है आपके, इसके अलावा जो बहुत सारे कंडेंसेट वगैरह है। लेकिन मेनली कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। तो जब ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से ठोस में, इस प्रकार से आप परिवर्तित करते हैं तो वो अवस्था परिवर्तन है। और अवस्था परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसलिए बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और बचे हुए तो फिर ये जो सर ऑप्शन है वो क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना और भोजन का पाचन होना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण लिखवा रखे हैं उनको आप याद करके आइए क्लास के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितने सही नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये रहा, निम्नलिखित में से धातुओं का भौतिक गुण है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि धातुओं का भौतिक गुण कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो धातु है वो होती क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। तो धातु जो है वो बेसिकली आपके क्या होती है, जो आघात वर्धनीय हो, ऐसा पदार्थ जो क्या हो, आघात वर्धनीय हो, तन्य हो, चमकीला हो, घनत्व उच्च हो, आपके सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता हो। क्लियर। इसके साथ साथ गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो इनके उच्च होने चाहिए। इन सभी भौतिक गुणों को जो पदार्थ अपने पास रखता है उसी पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो धातु के भौतिक गुण में आघात वर्धनीयता होगी या नहीं। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि अगर आप उसको चोट मारेंगे तो वो चपटी हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता होगी किसमें, धातु में।
क्योंकि धातु के उदाहरण अगर हम बात करें तो क्या होते हैं भाई, देखो एल्यूमिनियम है, आयरन है ना, इसके अलावा आपका मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, ये सब धातु के तो उदाहरण है। अब तांबे की वस्तु है, उसको अगर आप पीटोगे तो क्या होती है, वो छोड़ी होती जाती है। गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब धातु के उदाहरण है। टोटल अभी तक 90 धातुएं पाई जाती है। कितनी? 90 धातुओं की खोज जो है वो हो चुकी है। ये सब चीजें मैं पीछे लिखवा चुका हूं ऑलरेडी। 90 धातुओं की खोज हो चुकी है। अब देखिए तो आघात वर्तनीयता धातुओं का भौतिक गुण होता है, हाँ बिल्कुल। सामान्य ताप पर धातुएं जो भी है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक जो है आपके इसका अपवाद भी मिलता है, जो रूम के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और वो कौन सा धातु है, तो वो है आपका मरकरी, Hg, पारा। ठीक है, इसको अपन पारदिक भी कहते हैं, ये याद रखना। इसको संस्कृत में पारदिक भी कहते हैं। सर पारदिक संस्कृत का क्यों बता रहे हो भाई? संस्कृत वाले की भी जरूरत पड़ेगी, अभी आगे देखना एक क्वेश्चन बताऊंगा, वहां पर ये भी आया है कि पारदिक का ऑक्साइड, ना पारा ना मर्क्यूरी, सीधा बोल दिया पारदिक का ऑक्साइड, तो इसलिए याद रखना। इसके बाद उष्मा का ये सुचालक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अरे भाई एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनमें से क्या उष्मा प्रवाहित नहीं होती है? क्या इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है? उष्मा और विद्युत दोनों के ही ये चालक होते हैं। तो इसका मतलब तीनों के तीनों भौतिक गुण है। तो चौथा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समझ में आ गई बात? धातुओं का पूरा जो है ओवरव्यू आपके दिमाग में अब घुस चुका होगा, और आप लोग जो है अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी होती है? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है? और ये क्वेश्चन आपका जो इंडस्ट्री इंस्पेक्टर होते हैं, है ना, इंडस्ट्री यानी आपके जो उद्योग वगैरह के जो इंस्पेक्टर होते हैं इस फील्ड के, इनकी वैकेंसी भी आती है, और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आपके द्रव्यमान ही एक ऐसी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है। अब इसके साथ साथ याद रखना कि द्रव्यमान जो है, आपको बता दूं, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। कौन सा नियम है इसके लिए? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आपने रासायनिक अभिक्रियाओं वाला जो चैप्टर है उसके अंदर बताया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, द्रव्यमान को ना ही तो आप जो है बना सकते हो यानी क्रिएट कर सकते हो, ना ही द्रव्यमान को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनका द्रव्यमान और जो उत्पाद बनता है उनका द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। क्लियर? बाकी तो देखो ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन आता है, घनत्व में परिवर्तन आएगा, आयतन में परिवर्तन आएगा, तभी तो भौतिक परिवर्तन होगा। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो द्रव्यमान से संबंधित है और ये अपरिवर्तित रहेगा हमेशा। क्लियर? ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिवर्तन में उत्पादन के रूप में एक नया पदार्थ बनता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से परिवर्तन में आपके उत्पादन के रूप में एक नया पदार्थ बनता है। तो एक नया पदार्थ जो है कौन से परिवर्तन में बनेगा? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करिए, मैं आप सभी लोगों के आंसर जरूर चेक करूंगा। तो किसी भी परिवर्तन में उत्पादन जो है नया कब बनेगा? जब पुराने बॉन्ड टूट करके नए बॉन्ड बनेंगे। और ऐसा किसमें होता है? तो ऐसा होता है आपके रासायनिक परिवर्तन के अंदर, यानी केमिकल चेंज के अंदर जो है नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अब याद रखना कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ भी बन सकते हैं, और ये जो है अणु उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अणु उत्क्रमणीय होते हैं। साथ ही साथ इस परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह देते हैं कई बार, और
पदार्थों के जो रासायनिक गुण है उनके अंदर परिवर्तन आता है। ठीक है, इसके अलावा जो रासायनिक परिवर्तन है इसके उदाहरणों के लिए आप याद रखना कुछ शब्दों को, जैसे किसी भी चीज को आप जला रहे हो तो जलाना एक उसका उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी चीज को आप पाचन करवा रहे हो, पका रहे हो, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो प्रकाश संश्लेषण हुआ, भोजन का सड़ना हुआ, भोजन का पचना हुआ, आपके इसके अलावा किसी पदार्थ का जलना, चाहे फिर वो जो है आपका लकड़ी को जलाइए, कागज को जलाइए, वो सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा दूध से दही बन जाना, तो वो एक क्या हुआ, नया पदार्थ ही तो बना है। क्या आप वापस से उस दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन आपका क्या होगा, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नए पदार्थ का उत्पादन किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो जो अभी जस्ट पीछे एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपके रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उसके अपोजिट जो भी इसमें होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। और अल्टीमेटली तो इसके अंदर क्या करना है, भौतिक परिवर्तन को ढूंढना है। ढूंढिए, भौतिक परिवर्तन ढूंढने की मैंने ट्रिक बता दी है और रासायनिक परिवर्तन ढूंढने की भी ट्रिक बता दी है, पीछे के शब्दों से पता लग जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन आया तो मुझे इसका आंसर मिल गया, मोम का पिघलना एक जो है किसका उदाहरण है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाँ, अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि मोम का पिघलना जो है सर हमारे को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों बताया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझना। बेसिकली मोम का पिघलना जो है, आपके ये जो मोम है इसका पिघलना तो एक क्या होता है, इसका पिघलना तो एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन यदि बात की जाए कि मोमबत्ती का जलना, क्या बात की जाए, मोमबत्ती का जलना, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना जो है वो उसके अंदर रासायनिक प्लस भौतिक परिवर्तन दोनों होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम के अंदर ये मोमबत्ती को लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघलने का मतलब क्या हुआ, वो जो मोम है पहले ठोस अवस्था में थी, अब पिघल करके वो द्रव अवस्था में आती है, तो वो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन जब मोमबत्ती जल रही होती है तो आप जो है उस मोमबत्ती को जब जलाओगे तो वो द्रव अवस्था में पिघल तो रही है, लेकिन साथ के साथ वो मोम वहां से थोड़ी कम भी होती है। ऐसा नहीं है कि पिघलने के बाद में उतनी की उतनी मोम प्राप्त होगी। अगर उतनी की उतनी प्राप्त होगी तो मोमबत्ती का धंधा ही नहीं चलता है भाई, कॉमन सेंस की बात है। थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगाइएगा और याद रखिएगा कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है। लेकिन अगर मोमबत्ती के पिघलने की बात की जाए या किसी भी वस्तु के पिघलने की बात की जा रही है तो वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे देखो ये रहा मोमबत्ती का जलना, तो ये किसका उदाहरण है, ये भौतिक और रासायनिक दोनों का उदाहरण होता है, इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया। प्रकाश संश्लेषण सीधे सीधे से क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और लोहे पर जंग लगने की जो अनिवार्य कंडीशन होती है, अनिवार्य शर्त होती है, वो याद रखिएगा कि आपका नमी होना जरूरी है। नमी का मतलब हो गया कि वायु प्लस जल दोनों के कांटेक्ट में, दोनों के संपर्क में जब लोहा आता है, किसके, वायु और जल, तब आपका जो है लोहे के ऊपर जंग लगता है। और लोहे के ऊपर जंग लगने से लोहा जो है खराब तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोहे का भार कम हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। जंग लगने से क्या होगा, भार, एक मिनट इसको थोड़ा सही लिखेंगे, ये सब चीजें वैसे लिखवा रखी है तो एक बार रिवाइज हो रही है आपकी। भार बढ़ता है। और आपको बता दूं कि अगर आपने जो है नोट्स नहीं लिखे हैं, पिछली क्लासें नहीं पढ़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे द्वारा आप सभी लोगों के लिए, प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए बहुत ही शानदार एलडीसी एग्जाम की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की कंप्लीट गाइड मेरे द्वारा अपने गौरव सिंह गाड़ेराव सर और इसके अलावा रोहित नामा सर और मैम वगैरह है, 5 लोगों ने मिलकर के आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जो है साइंस की बुक तैयार करी है। आप उसको ले सकते हैं, चवन्य प्रकाशन के द्वारा वो जो है पब्लिश की जा रही है। उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी पूरा शानदार सा वीडियो लेकर के आऊंगा, आप जरूर देखें और उस पुस्तक को जो है आप जरूर खरीदें, देख करके बताएं कि वो पुस्तक कैसी है, उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके अंदर ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक, फिर देखिए, लोहे पर जंग लगना, और जो लोहे पर जंग लगता है उस जंग का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, जिसे अपन कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड नहीं कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर फेरस ऑक्साइड होता तो फिर यहां पर जो है O की जगह 2 आता, Fe2O2 बनता, लेकिन ये फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3, इसलिए ये एक फेरिक ऑक्साइड होता है। ये भी पूछा जाता है कई बार कि लोहे पर जंग जो लगता है वो क्या होता है, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड या दोनों या कोई नहीं, तो फेरिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि जो जंग लगती है उस जंग के अंदर आपके आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन संख्या मैंने आप लोगों को निकालना भी सिखाया है और ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है ये क्लियर किया था। तो यहां पर जंग के अंदर Fe2O3 में आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होती है। ठीक है, कितनी होती है, +3 होती है। इस वजह से ये आपका जो है फेरिक ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि फिजिक्स आपकी केमिस्ट्री के अंदर ये नियम है कि जब +2 ऑक्सीडेशन होगी तो एस वर्ड पीछे आएगा, और जब +3 होती है तो इक वर्ड आता है। इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना, अपने इतना भी समझ लोगे तो सफिशियंट है। ये याद रखना जो जो चीजें यहां बता रहा हूं। ठीक है, कुछ नई चीजें भी निकल रही है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्या पूछा गया, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और ये आपके अभी जो रिसेंट एलडीसी का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें आया हुआ है। ये कब आया हुआ है, एलडीसी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है कोयले के दहन में, एसीटोन के वाष्प में, कपूर के ऊर्ध्वपातन में और मक्खन के पिघलने में। अब सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पूछा जो है उसको समझेंगे। और पहले तो आप देखो, नए पदार्थ का निर्माण किसमें होता है ये बताओ, रासायनिक परिवर्तन में। इसका मतलब अगर इसमें कोई भौतिक परिवर्तन को बता रहा हो तो क्या मैं उसको हटा दूंगा या नहीं, हटा दूंगा या नहीं ये बताओ, हटा दूंगा। तो ये बताओ, कपूर का ऊर्ध्वपातन, अरे भाई किसी का ही ऊर्ध्वपातन हो, ऊर्ध्वपातन में क्या होती है, ठोस अवस्था से गैस अवस्था और गैस अवस्था से ठोस अवस्था, तो ये तो गया लो। अब एक ऑप्शन कट हो गया, अभी और देखो कैसे कट होगा। आप बताओ, मक्खन के पिघलने में, तो पर पूछा क्या है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, अच्छा। और एसीटोन के वाष्प में, अब देखो एसीटोन का वाष्प है, भाई एसीटोन का वाष्प बना यानी वाष्पीकरण हुआ, और वाष्पीकरण में क्या हुआ, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में गए, तो एसीटोन का वाष्प होना ये भी एक नहीं है, ये भी भौतिक परिवर्तन। तो ये दो ऑप्शन कट हो गए। अब हमारे पास में ये जो दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, चलो आप बताएंगे जल्दी से। मैं देखता हूं एक बार आप लोगों के कमेंट्स भी देख लूं और रिकॉर्डिंग सही हो रही है या नहीं, ये भी चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सही चल रही है। आप लोग जो है अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण किसमें होता है बताइए। तो बिल्कुल सही है, नए पदार्थ का निर्माण होगा कोयले के दहन में, केवल और केवल क्यों, क्योंकि कोयला बना होता है कार्बन से, आपको पता होगा कार्बन का अपर रूप है, यानी ये आ गया कार्बन। इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जल करके ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ है, नया नए पदार्थ, वैसे ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, अब हिंदी पे मत जाना। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलो इसमें ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, बस उदाहरण याद होगा उसका काम हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इस पे मैं भरपूर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, आप इसका आंसर चेक कीजिए। मैं भी पानी पी लेता हूं तब तक, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाफट। और इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, इसके साथ साथ मेहंदी को भी समझाने वाला हूं एक, कभी देखो।
देखिए, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है, ठीक है। ये एक क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों, या फिर या तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, आपकी इच्छा पे, है ना। तो ये सबसे पहले बताइए कि जो सेब होती है, एप्पल, उसके अंदर क्या पाया जाता है। डॉक्टर हमें कहते हैं ना कि सेब के अंदर जो है आयरन पाया जाता है, और हम लोग ये पढ़ते भी हैं। तो सेब में कौन है भैया, आयरन। सबसे पहले यहां चलो, ठीक है, आयरन पाया जाता है। अब सेब के अंदर अगर आयरन पाया जाता है, और जैसे ही आपने सेब को काट दिया, तो क्या हुआ कि सेब के अंदर जो पानी है, भाई पानी तो होता ही है फल फ्रूटों में, वो पानी है, सब्जी में भी पानी तो रहता ही है, वो पानी है ही है। तो सेब के पास में आयरन है, साथ ही साथ उसके अंदर पानी है, और जैसे ही आपने काट करके इसके दो भाग कर दिए, तो उसकी सतह अब वायु के संपर्क में आ गई। अब ये बताओ कि पानी और वायु, यानी जल और वायु दोनों के संपर्क में जैसे ही आयरन आएगा, Fe आएगा, बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, जंग बनेगा, क्या, Fe2O3। अब जैसे ही Fe2O3 बना, तो Fe2O3 एक जंग है, आपको ये पता है। और जो जंग होता है वो कैसे कलर का होता है, भूरे कलर का होता है। और ये भूरा कलर है, वही तो सेब के ऊपर आ रहा है। समझ में आई बात। तो अब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सेब के ऊपर जो भूरा रंग आता है वो क्यों आता है, क्योंकि सेब के अंदर आयरन पाया जाता है, ये हमें पता है, प्रचुर मात्रा में होता है। जो Fe है, अब वो तो था ही उसमें, ठीक है, और पानी उसमें था ही, लेकिन अंदर से सेब भूरी क्यों नहीं होती है। भाई आप ये भी तो डाउट पूछ सकते हो कि सर जब वो पहले से पानी के अंदर है तो। मैंने आपको क्या बोला, जंग लगने के लिए अनिवार्य कंडीशन है कि वहां पर नमी होनी चाहिए, यानी वायु भी होनी चाहिए और जल भी होना चाहिए। अंदर केवल जल होता है, वायु थोड़ी घुसेगी। तो जैसे इसको काटते हैं, बाहर वायु आ जाती है, वायु और पानी मिलके बनाते हैं Fe को, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, जंग, और जंग कैसी होती है, भूरी, इसीलिए भूरा रंग आता है। तो बताइए ये किस प्रकार का परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। और बड़ी बात यह है कि भैया ये एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एलडीसी में टोटल 4 पेपर हुए थे, और चारों में अगर दो दो भी माने तो 8 क्वेश्चन आए थे। तो 8 अलग अलग क्वेश्चन तो आपको मैं केवल एलडीसी के बताऊंगा। इसके अलावा एसआई, महिला पर्यवेक्षक, इसके अलावा पता नहीं अलग अलग जितने एग्जाम हुए लगभग सभी में इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। बढ़िया, मजा आ रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होगा ये समझ में आ गया होगा। फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये पूछा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, और ये भी आपके एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, काटना, फाड़ना, कुछ बनाना, ये सभी एग्जाम्पल किसके होते हैं, भौतिक परिवर्तन के। देखो, कागज को, कागज का फटना, बिल्कुल, कागज का फटना, कागज को फाड़ दीजिए, क्या होगा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आकार और माप में परिवर्तन आता है, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कागज का फटना एक भौतिक परिवर्तन। हाँ, जलाना अगर बात की जाती तो देखो, फटना और फाड़ना ये तो आपके है भौतिक, लेकिन अगर कागज के जलने की बात होती तो वो चला जाता रासायनिक में, ठीक है। यहां पर ये भी याद रखना, जलना शब्द जो है वो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। पेड़ को काटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर पेड़ को जलाने की बात होती तो फिर रासायनिक परिवर्तन में चले जाते अपन, ठीक है। और जल का बर्फ बनना अवस्था परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, सीधी सी बात है। लेकिन वहीं पर अगर जो है अपन जल के अंदर क्या कर देते कि जो है इस जल को कहीं ना कहीं और कुछ कर देते, ऐसा केमिकल चेंज करवा देते इसके अंदर, तो फिर जो है आपका ये रासायनिक परिवर्तन होता। तो इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों क्या है, भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है, यानी चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसके सही थे, और ये एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ आ रही होगी, और ये कैसा लग रहा है वीडियो वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तभी मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा प्रीवियस ईयर के, पूरी साइंस जो है एमसीक्यू और थ्योरी के थ्रू आपको पढ़ाने वाला हूं, और मैथ्स भी। लेकिन आपके लिए कंडीशन क्या है, आपको रेगुलर आना है, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास को शेयर करना है, और अपने साथ में जो है रेगुलरिटी बनाए रखनी जरूरी है भाई।
ये देखिए, क्योंकि जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमको भी मोटिवेशन चाहिए होता है, हम भी तो इंसान है। इसलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? और ये क्वेश्चन भी आपके एलडीसी 2018 का ही है, ठीक है। हाँ, ये शायद तो आप पेपर उठा करके देख लेना, घर जा करके डाउनलोड कर करके। हमने तो डाउनलोड कर रखे हैं, हमें पता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया था, इसलिए। अब देखो, अरे भाई, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, 10 बार हो चुका है। चलो, गया। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये एक तो गया। फिर चांदी का काला हो जाना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि चांदी जो है वो जैसे ही नमी के कांटेक्ट में आती है, वायु और जल के कांटेक्ट में आती है, तो धीरे धीरे फिर वो क्या होती है, काली पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे कॉपर के ऊपर हरा कलर जो है चपना धीरे धीरे चालू हो जाता है, वैसे। अब देखो, कागज का जलना, मैंने बता ही दिया, जलना शब्द आते ही रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, 3 ऑप्शन चले गए, बचा एक ही है, पानी का उबलना। अब भाई, पानी जो है वो कब उबलेगा? भाई, पानी उबल उबल के क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा, अवस्था परिवर्तन हो रही है, और कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और यदि आप लोगों को ये बैच पसंद आया है कि हाँ सर, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइए, और भी आप तो जो है लेकर के आइए, रेगुलर क्लास रखिए इसको, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हम जो है इसके अंदर धीरे धीरे और भी नया कुछ चीजें लेकर के आए। इसमें जैसे लास्ट एक जो एमसीक्यू का क्वेश्चन सीरीज आई थी, उसके अंदर मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह साथ में दिए थे, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आपको ये फीडबैक देना है कौन सा अच्छा रहता है, ताकि हम और इंप्रूवमेंट कर सके और आप लोगों के लिए और भी अच्छी नई चीजें लेकर के आ सके। और आप सभी लोग जो है जरूर से क्या करेंगे, किताब लेंगे। सर किताब दिखा दो, तो दिखा देता हूं, देखिए। हाँ जी दोस्तों, तो ये है अपनी किताब, ठीक है। एलडीसी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सभी इसमें मिलेगी। 50 जो नवीनतम जिले बने हैं उनके अनुसार एकदम अपडेटेड जीके है इसके अंदर। साथ ही साथ नवीनतम जो मंत्रिमंडल है वो भी इसके अंदर है। और पूरी की पूरी जो पाठ्य सामग्री है वो एकदम जैसे आपको यहाँ पर मैंने साइंस पढ़ाई है, टू द पॉइंट और एकदम आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, वैसे ही इसमें मैंने लिख करके दी है। पूरी डिप्टो एकदम शानदार बुक आप लोगों के लिए आई है। और इसमें अपने राजस्थान की महान शख्सियत गौरव सिंह गाड़ेराव सर है, पुष्पेंद्र कशाना, नीतू रस्तोगी मैम, परवीन सिंह, मैं खुद और रोहित नामा सर, इसमें जो है चवन प्रकाशन के साथ में हमने ये पुस्तक को लॉन्च किया है। तो आप लोग जो है मार्केट में जैसे ही ये उपलब्ध हो जाए तो आप ले लीजिएगा। आपको बता दूं कि मंडे तक जो है ये पुस्तक आप लोगों तक सभी तक उपलब्ध होगी, और तब मैं एक वीडियो और लेकर के भी आ जाऊंगा और आपको बता भी दूंगा कि ये पुस्तक कैसी है। फिर आप सभी लोगों को क्या करना है, जो हम ये फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और मिनिमम कॉस्ट में आपको जो पुस्तक उपलब्ध करवा रहे हैं, इसका फीडबैक देना है और कुछ नहीं करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना है कि जुड़िए जल्दी से सर के साथ और पढ़ाई करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती, और सॉरी, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।